क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 18 सेक्शन 225 टू 237 ट्रायल बिफोर सेशन कोड। और आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 237। ये आखिरी सेक्शन है हम लोगों के सीरीज़ का ट्रायल बिफोर सेशन कोड के, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। सबसे पहले हम ये बता दें कि सेक्शन 193 इस चीज़ का प्रोविज़न करता है कि कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉन्जिनेंस नहीं लेता है। एक प्रोसीजर है जिसमें मजिस्ट्रेट के सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास अपील जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते होते कोर्ट ऑफ सेशन के पास आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो एक एक्सेप्शन के तौर पर है, और यहाँ पर जो डिफेमेशन का केस है ये डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन देखता है, ये हाई डिग्निटीज़ के लिए, जो कि जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों के लिए तो ये डायरेक्ट कॉन्जिनेंस लेता है इस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें 199 सबसेक्शन 2 के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर 199 क्या कहता है। 199 क्या कहता है? सेक्शन 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन सबसेक्शन 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉन्जिनेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। सबसे पहले ये चीज़ प्रोवाइडेड भी देते हैं कि प्रोवाइड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 और इन इडियट और a lunatic or is from sickness or infirmity unable to make a complaint or is a woman who according to a local custom or manner ought not to be compelled to appear in public, some other person may with leave of court make a complaint on his or her behalf. That means कि इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बात करता है कि नंबर 1 कोर्ट ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21, ठीक है, और कंप्लेंट मेड करी जाती है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा, किसी एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। अच्छा, चैप्टर 21 रिलेट करता है आईपीसी का डिफेमेशन से, ठीक है। डिफेमेशन के बारे में हम लोग आगे समझेंगे आईपीसी का जब चैप्टर बनेगा। तो सेक्शन 499 से सेक्शन 502 तक आईपीसी तक इस चीज़ को बताया गया कि इसके खिलाफ जब कोई कंप्लेंट बनती है तो एग्रीव्ड पर्सन सेशन कोर्ट के सामने आ सकता है। अच्छा, कौन कौन से लोग अनेबल हैं इस चीज़ के लिए? अंडर द एज ऑफ 18, इडियट, लूनेटिक, सिकनेस, इन्फर्मिटी और अ वुमन लोकल कस्टम एंड मैनर की वजह से क्या नहीं है कि अपियर नहीं हो पाते हैं कोर्ट के सामने, ऐसी कंडीशन होने के बाद। किस कंडीशन में? ये जो 3-4 कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऑन अ बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब अपने प्लीडर के द्वारा भी पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई एडवोकेट्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो एडवोकेट वगैरह के थ्रू भी ये चीज़ अपील की जा सकती है, बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बाय द पर्सन, राइट। तो उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं मेन सेक्शन की तरफ। सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 कहता है कि नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 आईपीसी इज एलिगेटेड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन हु एट अ टाइम ऑफ सच कमीशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the vice president of India, the governor of a state, the administrator of a union territory or minister of the union or state or a union territory or any other public servant employed in a connection with the affairs of the union or state state in respect of his conduct in the discharge of his public function. A court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कंप्लेंट मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर ऑफेंस जो कि चैप्टर 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन एट अ टाइम, यानी एट अ टाइम जो ऑफेंस करते समय पर क्या था? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, गवर्नर ऑफ द स्टेट था, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी था, राइट। उसके बाद यह मिनिस्टर रहा, मिनिस्टर 3 जगहों पर कैसे? यूनियन का रहा, स्टेट का रहा, या यूनियन टेरिटरी का रहा। कोई पब्लिक सर्वेंट है यूनियन और स्टेट का, किसी का भी, तो इस मामले में क्या करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन जो है टेक अ कॉन्जिनेंस ले सकता है अपॉन अ कंप्लेंट राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दैट मीन्स राइटिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, ओरल कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, राइटिंग में कंप्लेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? सेक्शन 237 पे आते हैं। सेक्शन 237 प्रोसीजर इन द केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 ऑफ 237 का क्या कहता है? अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉन्जिनेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 shall try the case in accordance with the procedure for trial of warrant case instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate. That means what? कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है
जो इन केसों का जो प्रोसीजर रहेगा वो एज अ वारंट केस देखेगा वो इसको, ठीक है, एज अ वारंट केस उसको, इसका जो प्रोसीजर होगा एज अ वारंट केस चलाया जाएगा। उसके बाद प्रोविजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट टू होम द ऑफेंस इज एलिगेटेड टू हैव बीन कमिटेड शैल unless the court of session for reason to be recorded otherwise directs to be examined as a witness for the prosecution। that means कि जिसने कंप्लेंट करी है तो कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्ड द रीजन्स, उसका रीजन्स रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और वो एग्जामिन किया जाएगा बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद जो है डायरेक्शन दिया जाएगा कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी, यानी रीजन्स रिकॉर्ड करने के बाद कि क्या कारण है भाई शिकायत कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करता है सेक्शन 237 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन अ कैमरा इन आइदर पार्टी देयर टू सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट सो टू डू। दैट मीन्स कि एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन जो है हेल्ड इन कैमरा, कैमरा का यहाँ मतलब है एकांत कक्ष से, यानी अकेले कमरे के अंदर भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। किसी भाई डिफेमेशन का मामला है, किसी का नाम खराब ना हो, तो इसलिए कोर्ट इस चीज़ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि एकांतवास में भी आप, एकांत कमरे में भी आप इस चीज़ की कार्रवाई करवा सकते हैं। ये चीज़ कैसे करता है, या तो कोर्ट उसको सेट बैठता है या पार्टी उसको इच्छा व्यक्त करे, ऐसी अपनी डिजायर व्यक्त करे कि भाई हमको अकेले रूम के अंदर इस चीज़ को ट्रायल चलाया जाए, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन 237 सबसेक्शन 3 पर जाते हैं। इफ इन एनी सच केस the court discharge or acquittal all or any of accused and is of opinion that there was no reasonable cause for making accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than the president, vice president or the governor of a state or administrator of a union territory to show cause why he should not pay a compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one। That means what कि यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है कि सेशन कोर्ट जो है डिस्चार्ज का ऑर्डर पास कर रहा है ऑन अ ग्राउंड दैट देयर इज नो रीजनेबल कॉज, ठीक है, यानी ग्राउंड है उसके पास कि कोई रीजनेबल कॉज है ही नहीं जिसके लिए आप शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा कि एक्यूजेशन के लिए जब कोई रिकॉर्ड कोई रीज़न नहीं मिलता है, रीजनेबल कॉज नहीं मिलता है, तो सबसे पहले वो डिस्चार्ज करेगा और या जो एक्यूटल है उसको पास करेगा ऑर्डर, और ऑर्डर पास करने के बाद क्या करेगा, डायरेक्ट शो कॉज करेगा उस पर्सन पर जिसने एलिगेशन लगाया है, और उससे ये पूछेगा कि वाई ही शुड नॉट पे अ कंपनसेशन टू ईच और एनी, ठीक है, कि वो कंपनसेशन क्यों नहीं पे करता है सभी को या इनमें से किसी एक को, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि जब जब रीजनेबल कॉज ही नहीं मिलेगा तो उसके बाद फिर डिफेमेशन उनके लिए भी तो है। तो इस चीज़ को समझ गए, उसके आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 237 सबसेक्शन 4 कहता है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज विच मे बी show by the person who so direct, and if it is certified that there was no reasonable cause for making the accusation, it may reasons to be recorded make an order that compensations to such amount not exceeding 1000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them। that means what कि कोर्ट ऑफ सेशन सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉर्ड और कंसीडर करेगा क्या चीज़, एनी काज शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्ट, यानी जो पर्सन है उसने जो रीजन्स को बताया है उसको वो रिकॉर्ड और कंसीडर करेगा, सोच विचार करेगा, क्रॉस होगा उसका, उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई रीजनेबल कॉज नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई भी ऐसा रीजनेबल कॉज नहीं जिसके लिए हम ये केस आगे बढ़ा सकें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, रिकॉर्ड द रीजन, रिकॉर्ड फॉर द बॉट, रिकॉर्ड इज नो रीजनेबल कॉज, ठीक है, एंड पास द ऑर्डर फॉर द कंपनसेशन, कंपनसेशन को पास करके वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा इसमें कंपनसेशन नहीं होता है, तो 1000 रुपीज़ तक का कंपनसेशन वो उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। और उसके बाद कहता है सेक्शन 237 सबसेक्शन 5 कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ वर फाइन इम्पोज बाय अ मजिस्ट्रेट, यानी जो उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया गया अंडर सेक्शन 237 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो ऐसे रिकवर्ड किया जाएगा जैसे उस पे ऊपर मजिस्ट्रेट ने फाइन लगाया हो, ठीक है, यानी एज अ सॉवरेन ड्यूटी माना जाएगा, उस चीज़ को आपको करना ही है इस चीज़ के लिए।
उसके बाद क्या कहता है सेक्शन 237 सबसेक्शन 6, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन of such order or exempted from any criminal or any civil or criminal liability in the respect of complaint made under this section and provided proviso क्या है कि provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding to compensation to such person in any subsequent civil relating to the same matter. That means what? सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 237 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है। कहता है कि पर्सन हु डायरेक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। दैट मीन्स व्हाट कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन है अगर कंपनसेशन दे सकता है एक्यूज्ड को तो वो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। जो एक्यूज्ड पर्सन है वो फर्दर अपील के लिए जा सकता है। दैट मीन्स कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आगे केस उसके ऊपर ठोक सकता है कि आपने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, इस वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है और मैं आप पे ऊपर अब केस ठोकता हूँ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रोवाइडेड दे रखा है इस चीज़ के लिए कि जो सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर, ठीक है, और आगे टेक एन अकाउंट एनी कंपनसेशन पेड टू द एक्यूज। दैट मीन्स कि प्रीवियस जो यानी जो ये केस चल रहा है वर्तमान समय में, अभी आगे अपील नहीं करी उसने, जो ये केस चल रहा है एट प्रेजेंट, उसमें आपने जो कंपनसेशन अवार्ड किया गया वो पे किया कि नहीं किया, अगर किया है तो कितना किया है, पूरा किया है कि अधूरा किया है। इस चीज़ को भी आगे देखा जाएगा जब फर्दर अपील के लिए एक्यूज्ड पर्सन जाएगा, फर्दर अपील के लिए एक्यूज्ड पर्सन जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्शन 237 सबसेक्शन 7, द पर्सन हु वाज ऑर्डर्ड सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील from the order insofar as it relates to the payment of compensation to high court. That means कि ये जो अवार्ड है, देखिए कोई भी अपील हो उसके अंदर जो आदेश होगा, जो ऑर्डर किया जाएगा उसके लिए फर्दर अपील की जा सकती है। यहाँ पर भी वो रास्ते खुले हुए हैं, यानी वो फर्दर अपील के लिए वो जा सकता है। उसके बाद क्या आता है सेक्शन 237, और फर्दर अपील कहाँ होगी बता देता हूँ। फर्दर अपील कहाँ होगी, वो हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि सेशन कोर्ट की जो ऊपर सुप्रीरियर कोर्ट हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के अंदर इसकी फर्दर अपील होगी। उसके बाद सेक्शन 237 सबसेक्शन 8 क्या कहता है, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज पर्सन इज मेड द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर अ पीरियड ऑफ अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील हैज बीन elapsed और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज बीन डिसाइड। इसको समझते हैं फ्लो चार्ट से। कहता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नॉट टू पेड, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन पेड नहीं किया जाएगा जब तक पेड नहीं किया जाएगा। अब इस चीज़ को समझना है, देखिए ध्यान से, कि अपील अगर मान लीजिए कि अपील के लिए 30 दिन का टाइम सेशन कोर्ट ने दे रखा है और अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ है, यानी पीरियड इज नॉट elapsed, जो पीरियड दिया है सेशन कोर्ट ने अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी लाइबल नहीं है। कि वो लाइबल तो है पर पे करने के लिए कंपल्सन नहीं है उसके लिए, जब तक 30 दिन है हमारे पास हम अभी बचे हुए हैं कि हम अभी जो है इसको पे नहीं करेंगे। या दूसरी चीज़ ये भी है सेकेंड कंडीशन कि अगर उसने अपील कर रखी है तो जब तक ये अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक जो है आपको कंपनसेशन देना कंपेल्ड नहीं कर सकते आपको, जो एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है। एक्यूज्ड पर्सन आपको कंपेल नहीं करेगा कि जब तक अपील, आप कह सकते हैं कि भाई मेरी अभी अपील जो है चल रही है, इसलिए आप मुझे कंपेल्ड नहीं कर सकते कि आप मुझे कंपनसेशन दें, ठीक है। तो ये टोटल मिला के सेक्शन 237 हुआ और फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं अमित आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हमेशा की तरह, धन्यवाद।